अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतशाम खान। तो बेटा अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज। क्योंकि हम पीछे जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ के आए हैं तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी मैथडोलॉजीज के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो आपकी बुक में दो मैथडोलॉजीज दी गई हैं, आज हम पहली देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी मैथडोलॉजी देखेंगे। ठीक है बेटा। तो पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज होती क्या। द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ये स्ट्रक्चर अप्रोच होती है टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट गाइड द प्लानिंग, जिसमें गाइड किया जाता है कि कैसे आपने प्लान करना है, क्रिएशन करनी है और मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर करना है। अगर मैं आपको बताऊं तो बताया जाएगा कि एक सॉफ्टवेयर बनाया किस तरह जाएगा, एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने का क्या तरीका होगा और फिर बाद में उसको मैनेज कैसे करना है, ये मैथडोलॉजीज में हम देखेंगे। अब इसमें एक डेफिनेशन हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या आता है। That are abstract representation of process involving the SDLC. They provide a framework for planning, structuring and कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर। बात समझ आ रही है। बेसिकली ये एक हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, प्रोसेस मॉडल होता है जो हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे आपने एक सॉफ्टवेयर को बनाना है, क्रिएट करना है, उसको मैनेज करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। ये सारी चीजें हमें कौन बता रहा होता है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। इसकी इंपॉर्टेंस में तीन चीजें हैं। पहला प्रिडिक्टेबिलिटी, दूसरा एफिशिएंसी और तीसरा है आपके पास बेटा क्वालिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या आता है कि अगर किसी तरह का कोई रिस्क इन्वॉल्व हो रहा हो तो जो आपकी टीम होती है वो उस रिस्क को प्रिडिक्ट करती है और रिड्यूस करती है ताकि आपका जो रिस्क फैक्टर है वो मिनिमम से मिनिमम हो जाए, इफेक्टिवली रिमूव हो जाए। दूसरा आपके पास एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन करती है डेवलपमेंट को इस तरह ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्या करे, वो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ चले, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और तीसरी चीज क्वालिटी, कोशिश करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो क्वालिटी एश्योरेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होनी चाहिए वो बहुत आला होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो पहला सबसे पहला मेथड है वो है वाटरफॉल मेथड, वाटरफॉल मैथडोलॉजी या मॉडल। बेटा देखिए होता क्या वाटरफॉल, आपने कभी चश्मे से गिरता हुआ पानी देखा है? जब वो एक दफा गिर जाए तो क्या आप उसको उसी तरह वापस लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। सेम वाटरफॉल मॉडल इसी अप्रोच के ऊपर बनाया गया कि इसमें जो फेज एक दफा डेवलप हो गया, सबसे पहले आपने इसको डेवलप करना है, उसके बाद आपने इस फेज पे आना है। जब तक ये डेवलप नहीं हो सकता आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। जब ये डेवलप हो गया, ये हो गया, फिर आप अगला डेवलप करेंगे। जब तक दूसरे वाला डेवलप नहीं हो जाता आप तीसरे वाला स्टार्ट नहीं कर सकते। ये वाटरफॉल मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। कहता है वाटरफॉल मॉडल इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर ईच प्रोजेक्ट phase of project must be completed before the next one begins। कहता अगले के स्टार्ट करने से पहले जो पहला है वो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, फेजेस कौन कौन से हैं ये हम पढ़ के आए हैं एसडीएलसी में। फिर मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट इकट्ठी करनी है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, क्लाइंट ने क्या बनवाना है, क्लाइंट को किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट को हम इकट्ठा करते हैं। फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन बनती है और ये चली जाती है डिजाइनर के पास। डिजाइनर इन रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको डिजाइन फेज, जिसमें आपको आर्किटेक्चर बना के देगा, डिजाइन फेज बना के देगा, मॉडल बना के देगा, ये सारी चीजें वो आपको बना के देगा। उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको देखते हुए जो आपका डेवलपर्स हैं वो कोड क्रिएट करेंगे, कोड बनाएंगे, प्रोग्रामिंग कोड करेंगे, प्रोग्रामर कोडिंग करेंगे। फिर हर मॉड्यूल को चेक किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी कंपैटिबिलिटी को, उसकी फंक्शनैलिटीज को। फिर हम डिप्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं। पहले इंस्टॉलेशन करते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फिर हम उसको रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग करते हैं। और मेंटेनेंस के लिए अगर किसी तरह का हमारे पास बग या इशू आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये हमारे पास फेज थे कि क्या किस तरह किन फेजेस से वाटरफॉल गुजरेगा। बात समझ आ गई। अब सपोज करें कि अगर आपने रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइन, देखें तब तक आप डिजाइन फेज पे नहीं जा सकते
जब तक आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करनी। अब अगर आपने रिक्वायरमेंट को बना लिया, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, इस फेज को कंप्लीट कर लिया, तब आप मूव करेंगे डिजाइन के ऊपर। और जब आप डिजाइन पे आ गए तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा कि आप दोबारा रिक्वायरमेंट चेंज करने जाएं। तो कहता है वाटरफॉल में जो एक दफा बना दिया गया, दूसरे पे तब ही मूव करेंगे। जब दूसरा कंप्लीट होगा तब तीसरे पे आएंगे, तीसरा कंप्लीट होगा तब फोर्थ पे आएंगे। तो इसमें जो चेंजेस हैं वो ऑलमोस्ट ना के इक्वल है, बहुत माइनर चेंजेस होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी अप्रोच की वजह से, जो हम इसके ऊपर अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। बेटा उसके बाद इसकी बेनिफिट्स और लिमिटेशंस देखते हैं। देखें, बड़ी सिंपल बात है, आपने खुद बोला है कि जो हमने खुद बोला है कि जो वाटरफॉल है उसमें जो फेज एक दफा डिवेलप हो गया वो दूसरी दफा नहीं हो सकता। तो ये पहला इसका पॉइंट है कि भाई सिंपल टू इजी एंड अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया कि जो बनाना है डिस्टिंक्ट फेज है, यही बनाना है, इतना ही बनाना है, इससे आगे नहीं जाना। बात समझ आ गई। फिर हमने बात की सीक्वेंस वाइज चलती हैं, पहले ये कंप्लीट हुआ, फिर ये कंप्लीट हुआ, फिर ये कंप्लीट हुआ, फिर ये। तो कहता दूसरा बेनिफिट क्या है कि ये सीक्वेंशियल प्रोसेस में चलता है। एक फेज कंप्लीट होगा एट द सेम टाइम, फिर हम जाएंगे अगले पे। तो कहता ये आसान है मैनेज करना, क्योंकि हमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही फेज को छेड़ना पड़ेगा, ज्यादा को हम हाथ नहीं लगा सकते। फिर ये क्या कहता है, कहता ऑब्वियस ये सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, जो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती, उसमें क्लाइंट रिक्वायरमेंट बार बार चेंज नहीं कराता, उसमें स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बहुत कम होती है। तो कहता है इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट के लिए बहुत सूटेबल है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए वाटरफॉल मेथड इंतहाई सूटेबल है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या आ सकती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है। साफ सी बात है भाई, मैं यहां पे आ गया हूं मेंटेनेंस पे। अब क्या हुआ, मुझे क्लाइंट आया मेरे पास, फिर कहता रिक्वायरमेंट चेंज करो। कहता भाई ये बहुत डिफिकल्ट है और बहुत मुश्किल है। अगर मैंने रिक्वायरमेंट चेंज की, मुझे डिजाइन चेंज करना, मुझे इंप्लीमेंटेशन चेंज करनी है, मुझे टेस्टिंग चेंज करनी है, मुझे डिप्लॉयमेंट चेंज करनी है, मुझे मेंटेनेंस चेंज करनी है। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो क्या कहता है, कहता एक को चेंज करना, मेक चेंजेस इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। कहता ये बहुत महंगा पड़ेगा। फिर क्या है, नॉट इल फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में बार बार स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट होती है, बार बार आपको चीजेस चेंजेस करवाने पड़ते हैं। किसके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो ही रिक्वायरमेंट चेंज हुई चेंजेस आ गई, जो ही रिक्वायरमेंट चेंज हुई चेंज आ गया। क्या पता आप डिप्लॉयमेंट करने वाले हों, टेस्टिंग कर रहे हो और वो रिक्वायरमेंट दोबारा चेंज करवा देते। ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। फिर इसमें रिस्क बढ़ जाता है, देखिए कॉस्ट बढ़ेगी। सपोज करें अगर आपको मेंटेनेंस पे हैं आप या टेस्टिंग पे ही हैं आप, भाई क्लाइंट ने आकर रिक्वायरमेंट चेंज करवाई, तो इससे क्या होगा, इससे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। भाई जब रिस्क अनसर्टेनिटी है इसमें, तो फिर क्या कहता है, कहता है इसको बहुत कम अप्लाई किया जाता है, बहुत सारे बहुत छोटे प्रोजेक्ट के लिए इसे यूज किया जाता है। बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास था पहली मेथोडोलॉजी। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बेटा इसकी क्या करेंगे, दूसरी मेथोडोलॉजी चेक करेंगे, जो है हमारे पास एजाइल मेथोडोलॉजी।